बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो कि 11 मार्च को तय हैं, जिसमें 52 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उस पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब तक 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और टिकट्स के हवाले से जो मामलात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने डिस्कस किया, उसको भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों का तनासुब रहेगा सेनेट इंतखाबात के हवाले से और क्या फार्मूला होगा और क्या क्राइटेरिया बनेगा, उसका भी आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने भी ये बयान दिया है, जब पार्टी के रहनुमा और तर्जमानों का इजलास था उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने अरबपति लोगों को टिकट देने की रिवायत तोड़ दी है, तो इस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि इस्लामाबाद से यहाँ पे बतौर सेनेटर उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, मुतफ़िका तौर पर वो उम्मीदवार हैं PDM के, तो उनके हवाले से भी हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद में जो इलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, जो यहाँ का उम्मीदवार होगा, वो क्या हो सकता है। और फिर आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टिकट का और उनके बतौर सेनेट मुंतखब होने का या हिस्सा लेने का चर्चा रहा है और काफ़ी डिस्कशन रही है। ऐसा क्यों है, इसका भी जिक्र करेंगे। मरियम नवाज़ साहबा ने भी गुफ्तगू की है। मियाँ नवाज़ शरीफ के जो पासपोर्ट का मामला है, आज शेख रशीद साहब उस पर एक मरतबा फिर बोले हैं और उन्होंने कहा कि उनको तजदीद नहीं दी जाएगी पासपोर्ट के हवाले से, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और ओवरऑल जो मामलात हैं जिसमें अली बादल शेख को आज गिरफ़्तार किया गया है और फिर उसके साथ साथ आज सिंध में भी ज़िमनी इंतखाब का मार्का था, वो भी जैसे ही उसकी अपडेट्स सामने आती रहेंगी वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि सेनेट इंतखाबात 11 मार्च को होने जा रहे हैं, 52 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि अब तक पंजाब से और सिंध से जो है वो 11-11, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली से 12-12 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। किस जमात के सबसे ज़्यादा सेनेटर रिटायर हो रहे हैं और किस जमात के जो है क्या क्राइटेरिया इस वक्त हो सकता है अगर सूबों को देखा जाए तो? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लोग जो जा रहे हैं या सबसे ज़्यादा जिन जमात को जिन लोग कम आएंगे वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के रिटायर्ड ज़्यादा हो रहे हैं और उनके तादाद में जो है वो कम आएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो हैं वो पहले से 2 लोग कम हो जाएंगे, वो उनके पहले को 11-12 के करीब थे, अब को 9 के करीब आ जाएंगे वापस। अच्छा, इसी तरह जो मरकज़ी बात आपने की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली, ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी सर, अगर मुझे इजाज़त दें यूसुफ रज़ा गिलानी पर डिटेल से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सेनेट इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है उसमें सूबाई असम्बलियों के तनासुब का क्या फार्मूला है, क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। देखिए जी, असूली तौर पर जो जैसे कि आपको अखबारात में भी देख रहे हैं, पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ जो ग्रुप बना है सूबाई असम्बली के मेंबरों का जो कोटा निकला है वो 47 है। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो कोटा निकला है वह है 15 या 16 सूबाई असम्बली के मेंबर। सूबा सिंध का 22 और 23 के करीब मेंबर सूबाई असम्बली हैं और इसी तरह जो बलूचिस्तान का है वो 8 और 9 है। तो ये इस तरह इसके मुताबिक जो है इसी लिहाज से इनके जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है बलूचिस्तान में होती है, क्योंकि वहाँ 8 या 9 सूबाई असम्बली के मेंबरों से एक सेनेटर का इंतखाब हो जाता है। पंजाब में जो कि बहुत ज्यादा है, तकरीबन 47 के लगभग सूबाई असम्बली के मेंबर अगर उसको वोट दें तो वो सेनेटर बन सकता है। तो यहाँ रेट जरा कदरे कम होता है। तो ये तो दुनिया भर का तरीक़ेकार है, तो ये बड़ा आसान तरीका है इसका, तो हमेशा इलेक्शन होते जा रहे हैं। तो ये इसका कोटा सिस्टम निकाला हुआ है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, ये जो कौमी असम्बली में इलेक्शन होगा सेनेट का, इसके लिए जीतने वाले के लिए कितने वोट दरकार होंगे? कोई तादाद मुतय्यर नहीं है, जो मेजॉरिटी ले जाए, जो वहाँ उसमें हाउस में मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली के अरकान, तो वो जो अपना वोट कास्ट करेंगे, जो कैंडिडेट ज्यादा वोट ले जाएगा मेजॉरिटी के मुताबिक तो वो सेनेटर बन जाएगा। वो इसका फार्मूला पंजाब या बाकी 3-4 सूबों में जिस जो फार्मूला है आर्टिकल 59(3) का, वो यहाँ नाफिज नहीं होता। ये सिंपल मेजॉरिटी है, 1 ट्रांसफरेबल वोट है, 1 वोट 1 प्रायोरिटी। तो वो उसके तहत वो आराम से तसल्ली, जिसके ज्यादा वोट हो जाए
वो वही बन सकता है। ये जैसे अखबारों में आ रहा है कि जी 172 हो जाएगा या आदम एतमाद का तावन, आदम एतमाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो वहाँ कौमी असम्बली में अरकान मौजूद होंगे वो जिसको वोट दे देंगे वो ज्यादा वोट बन जाएगा, वो सेनेटर बन जाएगा। अच्छा, इसी के साथ कमर दिलशाद साहब ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर एक तकसीम है, जनरल नशिस्तों पर वोटों की तादाद जो है वो कितनी हो सकती है? कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी हाँ जी, बताइए बताइए। ये जनरल नशिस्तों के हवाले से, सेनेट इंतखाबात में जनरल नशिस्तें हैं उसमें वोटों की तादाद के हवाले से भी आगाह कर दीजिएगा। नहीं, जनरल इलेक्शन के बाद जो वोट होते हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो तो अपने कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के मेंबर बनते हैं, वो तो आवाम की वोटों से बनते हैं ना। ये तो एक मुतनासिब तरीक़ेकार है ना सूबाई असम्बली। सेनेट की जनरल नशिस्तों के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या, किसके? सवाल ये है कमर दिलशाद साहब, सवाल ये है कि एक कैंडिडेट है सेनेट की जनरल सीट पर, एक कैंडिडेट है टेक्नोक्रेट्स पर, तो इन दोनों के दरमियान वोटों का तनासब कोई कम होगा, जरा वो बता दें। हाँ नहीं, तनासब ज्यादा होगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है आपका। जी जी। उसमें जो जनरल सीट के जो है उसका तो एक बन गया पंजाब के, जैसे मिसाल के तौर पर 47 मेंबर सूबाई असम्बली के हैं, वो एक सेनेटर का इंतखाब करेंगे जी। और जो टेक्नोक्रेट सीट है वो पूरा जो आपके 371 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जी, तो वो उसको वोट देंगे, उसका वो बनेगा। वो बहुत मुश्किल तरीन मरना होता है। अगर 2 सीटें हैं जिस टेक्नोक्रेट्स की, तो आप 372 जो कोई सूबाई असम्बली के मेंबर है उनको आप 2 पर तकसीम कर दें तो रेशो जो निकल आएगी 170 172, वो उसके मुताबिक वो बन जाएगा टेक्नोक्रेट्स। ख्वातीन की नशीस्त अगर एक है तो फिर पूरा जो है सूबाई असम्बली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो बनेगा। जिस तरह की यहाँ आप देखें कौमी असम्बली में एक ख्वातीन की सीट है तो पूरी कौमी असम्बली में जितने भी मेंबर होंगे वो वोट कास्ट करेंगे। तो ये उसके मुताबिक टेक्नोक्रेट सीट के लिए मुश्किल तरीन मरना होता है क्योंकि ज्यादा वोट देने पड़ते हैं, और जबकि जनरल सीट में जो है वो कम वोट का काम पड़ता है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेनेट के इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल है, इसको रोकने के लिए क्या तजवीज़ आप देंगे कि इसको रोके किसी तरह ये जो अमल है पैसे का? ये पैसों का अमल तो है शुरू से चला आ रहा है, और ये जब से ये टिकटों की तकसीम में नामुनसिफाना तरीके से जो टिकटों की तकसीम होती है, दोस्तों को देते हैं या जो ज्यादा पार्टी को फंड देता है उसको ये टिकट देते हैं, वर्कर को टिकट नहीं देते, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कभी भी नहीं रुकेगी। वो लोग ये महसूस करते हैं जनाब इन्होंने अरबपति लोगों को टिकट दे दिया तो हमने तो ज़ाहिर है आइंदा इलेक्शन के लिए खर्चे पूरे करने, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक कि आप सही तरीके से उसको आप टिकट नहीं देंगे। मुस्तकीन को जो असली पार्टी के वर्कर हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे तो ये हाउस ट्रेडिंग जारी रहेगी। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये बताएं अगर ओपन बैलेटिंग हो जाए सेनेट में तो फिर कोई हाउस ट्रेडिंग रुक सकती है, पैसे का इस्तेमाल रुक सकता है? वो जनाब जो पैसा लेने वाले जो होंगे वो कहेंगे ठीक है जी हम आपका हाउस ट्रेडिंग, पहली बात तो वो ओपनिंग जो बहस चल रही है ये बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है। अगर हो भी जाती है तो वो अपना वोट पोलिंग एजेंट को दिखाता है या किसी मौके पर पार्टी का सरबराह कहता है जी कि आपने वोट चेक कर लें, तो कहते हैं हाँ जी मैंने वोट दे दिया, मेरा ज़मीर था मैं दे दिया, आप मेरा क्या कर लेंगे। तो पार्टी का सरबराह तो पार्टी से खारिज तो नहीं कर सकता, ना वो फ्लोर क्रॉसिंग में आता है ना आर्टिकल 63(1) में आता है, उस पर तो कोई एक्शन ही नहीं हो सकता। तो वो तो पैसे ले, जिस तरह शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अवामी वर्कर है ना, वो कहते हैं जी जिन्होंने लेने होते हैं वो ओपनिंग में भी ले लेंगे, गैर ओपनिंग में भी ले लेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की है। अब से जातरी साहब वही मामला है कि इसमें सेनेट इंतखाबात के बारे से क्राइटेरिया तो खैर दायरा में बता दिया है और आसान अल्फाज में कमर दिलशाद साहब ने हमें बताया है। अब इन इंतखाबात में आप पार्टी पोजीशन क्या देख रहे हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि सिंध से पीपल्स पार्टी जो है वो 6 से 7 सेनेटर उनके आ जाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि शायद 9 लोग उनके आ जाएं। इसी तरह 5 लोग जो हैं वो मुतवक्को हैं पंजाब से नून लीग के आ जाएंगे, 10-11 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस इलेक्शन के मरहले में PTI जो है वो एक बड़ी जमात बनने सेनेट में। अच्छा, PTI सेनेट में बड़ी जमात बनने जा रही है। अगर इसका क्राइटेरिया देखें कि PTI के जो रिटायर हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनकी तादाद 7 बताई जा रही है इस वक्त जो सेनेटर रिटायर होंगे। जाहिर है अगर फिर आप KPK की बुनियाद पर ये कह रहे हैं? KPK भी है, पंजाब भी है और बलूचिस्तान भी है, सिंध से भी एक आधा उनका आ सकता है अगर उन्होंने अपने इख्तलाफात जो हैं वो कंट्रोल कर लिए। तो सूरत हाल ये हुई है कि इसमें कोई शक नहीं कि PTI जो है वो बड़ी जमात सेनेट में बनने जा रही है,
लेकिन उनके अंदर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और उस इख्तलाफात की वजह से जो टिकट जो लोगों को दिए गए हैं। मैं कल एक बात बता रहा था आपको, तो बाद कई नाजरीन ने फ़ोन करके भी हमें पूछा, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं अब उन्हीं में से टिकट देने होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि नए लोगों को कहा जाए कि आप जमा करें। ठीक है, बिल्कुल। अब उनमें से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सोचना होगा कि किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना, क्योंकि जिनके कागज जमा हो गए हैं अब और मजीद कोई नहीं जमा करा सकता। तो उस पर काफ़ी इख्तलाफ है PTI में, मैं समझता हूँ, और वो आगे चल के शायद उनके लिए मसाइल पैदा करें। अच्छा, वो अब इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये अरबपति लोगों को टिकट देने की रिवायत को तोड़ दिया है। अब उसमें जो नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, मसलन फैसल वाडा साहब का उन्होंने कहा कि जनाब उनको टिकट हर सूरत दिया जाएगा, PTI ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। कुछ दीगर नामों के हवाले से भी बातचीत चल रही है, कुछ को ना देने के हवाले से भी बात आई है। कादर साहब का गुज़िश्ता रोज़ हमने भी जिक्र किया। तो आप देख रहे हैं ये रिवायत टूटी है? देखिए, मैं समझता हूँ ये रिवायत प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वज़ीर आज़म हैं, बादशाह हैं, जो मर्जिया बयान दें, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कारकुनों को और बग़ैर पैसे वाले लोगों को अगर वोट टिकट दिए तो पीपल्स पार्टी ने दिए। फ़रतुल्लाह बाबर साहब के बारे में आपने देखा ही होगा कि उन्होंने वहाँ अपना पर्स निकाला तो उनके तो पहले पैसे ही पूरे नहीं थे उनके। इसी तरह ताज हैदर साहब हैं, मैं बहुत अच्छी ताज हैदर साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो तो उनको तो जब भूख लगी हो, कराची सदर से कहीं गुजर रहे हो तो कोई छीबा वाले का खाना तकसीम हो रहा हो तो वहीं गाड़ी रोक के बैठ के खाना खा लेते हैं। कौन से मतलब वो अरबपति और करोड़पति लोग हैं, ये मैं समझता हूँ। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। पीपल्स पार्टी ने पलवा शाह खान को टिकट दिया है, कोई सरमायाकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरिट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टिकट दिए हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज के बयानिए के साथ खड़े रहे हैं और उन लोगों को उन्होंने वोट दिए। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मामला भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये टिकट्स और ये जो नाम सामने आए हैं उसमें कुछ नामों पर विद इन पार्टी जो इख्तलाफ रहा है उसकी कुछ इंप्लीकेशन हो सकती है या नहीं, उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात के क्राइटेरिया के हवाले से। सूबाई असम्बली को तनासब का जिक्र हुआ। आप थोड़ा सा इस्लामाबाद की नशिस्त के हवाले से बात करते हैं। सजाद तरीन साहब, इस्लामाबाद की नशिस्त पर आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक तज्ज़िया दिया जिसमें यह जिक्र रहा कि वो अदम एतमाद की तरफ जा सकता है। आज वो मुख्तलिफ अखबारात की भी ज़ीनत बना, आज बड़ा उस पर डिस्कशन होती रही। ये सबसे पहले तज्ज़िया हमारे शो में डिस्कस हुआ है, कल आपने किया। तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टिकट लेने की गूंज जो है वो इस हद तक पहुँची है, और जिस तरह जिक्र हुआ था गुज़िश्ता रोज़ की हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। सूरत हाल यहाँ पे है कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी को चैलेंज करने के लिए उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन में PTI के एक रुकन की जानिब से कि वो आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते। तो एक तो ये मामला है, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में इब्तिदा में थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद की नशिस्त के हवाले से कितने वोट और क्या क्राइटेरिया हो सकता है। देखिए, अभी हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब थे ना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बहुत तजर्बा है उनका। वो ये कह रहे थे कि जो हाउस में लोग मौजूद हैं उनकी जो अक्सरियत है। अब दूसरी बात जो अदम एतमाद की बात जी, अदम एतमाद पे उन्होंने कहा, अदम एतमाद की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए 172 वोट चाहिए होते हैं, और अगर कौमी असम्बली में हुकूमती मेंबर जो है वो अगर 172 से वोट कम लेता है, बेशक वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन उसकी तादाद जो है वो फिगर जो है वो 172 से कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। सही। और ये जो अपोजिशन, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं बड़ा ये सोचता रहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों लाया। कल मैंने इस पर बहुत डिटेल से थीसिस भी दिया है। देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सिंध में रिश्तेदारी है, ठीक है जी। अब लोग तो और भी बहुत सारे थे ना, किसी को दिया जा सकता था। कायरा साहब हैं और हैं बड़े नाम जो लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सिंध में बड़ी अहम रिश्तेदारी है जी। और जिन लोगों से रिश्तेदारी है वो लोग सिंध की सियासत में मैटर करते हैं। वो कौमी असम्बली में उनके पास नशिस्तें मौजूद हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उनसे वोट ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं, और उनका ज़ाती ताल्लुक़ भी है, जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यकीन माने
कि ये बात नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे शहर के हैं तो हम कहें कि वो थे, वो वैसे ही तबीयतन बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके पास कोई जर्नलिस्ट गया है, कोई जनूबी पंजाब का आदमी गया है, कोई कहीं से गया है, उसका कोई मसला उन्होंने हल किया है। उन्होंने लोगों पर ज़ाती एहसान किए हैं, लोगों के ज़ाती तौर पर काम किए हैं और दिलचस्पी लेके काम किए हैं। ये जो मौजूदा असम्बली है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी वोट 172 ले जाते हैं और वो जीत जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो जो अदम एतमाद वाली बात है वो फिर समझ लें आई, क्योंकि फिर अदम एतमाद को कोई नहीं रोक सकता। ये टेस्ट होगा, ये मैं समझता हूँ टेस्ट होगा या एक होमवर्क समझ लें अपोजिशन का। और अगर इस कौमी असम्बली की इलेक्शन में हुकूमती बंदा जीत भी जाए लेकिन उसके वोटों की तादाद 172 से कम हो जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए ज़रूरत होते हैं, तब भी आप देखिएगा उसके बाद जो है यहाँ शोर मच जाएगा और अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा करेगी कि वो कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लें। एक सियासत नए रुख पे जाने वाली है जी। अच्छा, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला जो पत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PDM ने हम कहें मुतफ़िक़ा तौर पर फेंका है, इसने हुकूमत में भी एक खलबली पैदा की है। जैसे वो ये दरख्वास्तें जो हैं इस वक्त जा रही हैं, अब उसका क्या होगा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इतने ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर एक अलग टॉपिक है कि उनको जो वो सज़ा मिली उसका कितना टाइम था, वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आज जो पार्टी रहनुमाओं का इजलास था PTI में, उसमें भी ज़्यादातर वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्कस होते रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरी कल रात भी जब मैं यहाँ से गया प्रोग्राम से तो एक मैं खाने पे था, वहाँ 2-3 मिनिस्टर आए हुए थे और बड़े दबंग आदमी आए हुए थे। तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास इस बात का अभी तक कोई फार्मूला या तोड़ नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने काम के हवाले से लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों से मोहब्बत, रिश्तेदारियों के हवाले से रिश्तेदारियाँ भी हैं उनकी। तो उन्होंने ये रिश्तेदारियों के हवाले से भी बताया। तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने इस हवाले से परेशानी मौजूद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी कोई डेंट डाल सकते हैं। तो ये तो मिनिस्टर्स ये कहते हैं, मिनिस्टर कहते फिरने में निजी महफिलों में ये कह रहे हैं। तो आज कैबिनेट जो हुकूमत जो है वो सारी हुकूमत, अब देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ इस हुकूमत की बदकिस्मती क्या है। इसकी बदकिस्मती ये है कि इनके पास जो पॉलिटिशियंस हैं, जो चीज़ों को लोग समझने वाले हैं, उनको इन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है और ऐसे जनाब बड़े बड़े जो है शहनशाह किस्म के लोगों को आगे ला के और उनसे वो चलाया जा रहा है। अब आप देखें फैसल वाडा साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, उन्हें कहा जाए कि आप अपना जो केस है वो फाइट करें वहाँ जाके, जो डुअल नेशनल वाला उनका चल रहा है, दोहरी शोहरत वाला, वो वहाँ पर बात नहीं कर रहे, उनको सेनेट में लेके आ रहे हैं, उनको जुर्माना हो गया कोर्ट में। देखें इस मामले पर आदम हाजिरी की वजह से यही मसला है कि ये फैसले बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए? इनमें सलाहियत नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, अगर आप में सलाहियत नहीं है तो यहाँ पर ये पूरा चैनल लगा रहा है कि जनाब एतजाज़ नकी साहब को हमने एंकर बनाया, तो आप एंकर नहीं बन सकते जबकि आप में सलाहियत नहीं है। तो मसला ये है कि किसी की सिफारिश से, किसी के सेटअप से आप किसी चैनल पे बड़े CEO तो लग सकते हैं, लेकिन कैमरे स्क्रीन के सामने बोलने के लिए कुछ सलाहियत भी तो चाहिए ना। दूसरे दिन एक्सपोज हो जाते हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ कि इनमें फैसले करने की सलाहियत नहीं है, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानर नहीं है। और जो इनके साथ प्लानर लोग थे जिन्होंने हुकूमत बनाई, जहांगीर खान तरीन, मेरे ज़ाती इल्म में, आपके भी ज़ाती इल्म में कि जहांगीर खान तरीन किसके लिए काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन किसको कामयाब कराने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके प्लानर थे वो इनसे अलहदा हो गए हैं, वो जहांगीर खान तरीन वगैरह जो थे। तो अब इनको तनहा जो है वो परवाज़ करनी पड़ रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ना कोई विजन है, ना उनके पास प्लानिंग है, ना कोई ये बताया गया कि कैंडिडेट कैसे मुंतखब करने हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, पार्टी के 2.5 लोगों का क्या बनेगा, और कौन किसके मुकाबले में लाया जाए, ये बुनियादी साथ बिछाई जाती है, कैसे किया जाए। अगर हफीज़ शेख की मैं समझता हूँ हफीज़ शेख को यहाँ से डिफीट हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए रहना मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब इसका वाइस वर्सा अगर होता है, यानी अगर जैसे अभी हफीज़ शेख साहब को अगर डिफीट होती है तो वो फिर ज़ाहिर है गिलानी साहब का जैसे आपने बताया तो अपोजिशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। लेकिन अगर इसके उलट होता है, गिलानी साहब हार जाते हैं और हफीज़ शेख साहब जीत जाते हैं, चले वो तो हुकूमत है, वो उनको मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा, फिर इसके अपोजिशन पर, PDM पर, ओवरऑल अपोजिशन पर बड़े नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब जो PDM है वो फिर लॉन्ग मार्च में चली जाएगी, एहतजाज में चली जाएगी।
लेकिन पीडीएम ने ये जो कार्ड खेला है इस पर हुकूमत को एक दफ़ा परेशान कर दिया है उन्होंने। तो इस परेशानी में कोई वारदात हो सकती है, नंबर आगे पीछे जा सकते हैं। अगर ये हुकूमत इसको मैनेज कर लेती है, और यकीनन वो करेंगे मैनेज, मेरे इल्म में है कौन कौन मैनेज कर रहा है, और बहुत सारे पसे पर्दा जो लोग हैं जो पसे पर्दा ताकते हैं वो भी जो है मुतहर्रक हो चुकी हैं, लेकिन वो कब तक साथ देंगी। इधर आप निकाल लेंगे सेनेट इलेक्शन से, फिर आगे लॉन्ग मार्च आ रहा है। तो मसाइल सेनेट इलेक्शन के बाद ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल शुरू होंगे। और पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ, मैं आज एक जुमला कह रहा हूँ कि एक नई सियासत पाकिस्तान में, सेनेट इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में आपको एक नई सियासत देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद इनके अगर सूरत हाल ये होती है कि हुकूमत जीतती है या PTI जीतती है और अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे आने वाला अगर हार जाता है, तो फिर उसके बाद अपोजिशन के पास कम से कम सेनेट इंतखाबात पर धांधली के हवाले से, जो कि हम अमूमी तौर पर इंतखाबात में देखते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कहने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद खुफिया बैलेटिंग के हक में है, ओपन बैलेटिंग के हक में नहीं है। तो इस सूरत हाल में तो हुकूमत के पास एक स्ट्रॉन्ग वर्जन मौजूद है। मैं समझता हूँ सेनेट इलेक्शन में धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, और ये सब लोग मुंतखब होकर आ जाएंगे जो भी आएंगे, और उसके बाद फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी सेनेट में भी, और ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी, और वो लॉन्ग मार्च की सूरत में होगी। लॉन्ग मार्च होगा, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, ये अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात के बाद, जैसे इब्तिदा में आपने जिक्र किया कि PTI के चांसेस हैं, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि कम से कम वो जो ऐवान के अंदर की लड़ाई है उसमें किसका अपर हैंड होगा, या क्या अपोजिशन पर उसके असरात मैं ये समझता हूँ कि जो सेनेट के अंदर जो लोग होंगे ना जी, सेनेट के अंदर अगर PTI की अक्सरियत आ भी जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं उनकी आ गई अक्सरियत, तो पिछले 2.5 साल में उन्होंने कौमी असम्बली में कौन सी कानून साजी ऐसी कर दी है कि जिसको आप कहेंगे जी तरीन साहब ये तो बड़ी इनकलाबी कानून साजी कर दी है, और लोगों के मसाइल हल कर दिए हैं, लोग जो हैं वो खुशहाली हर तरफ चली गई है। रियासत मदीना का जो इन्होंने नारा लगाया हुआ था वो तो पूरा आपको नज़र आ रहा है। आप कौन सी ऐसी कानून साजी की है, क्या किया इन्होंने? तो इनकी अगर सेनेट में भी अक्सरियत आ गई, आप यकीन मानिएगा ये सेनेट में भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने सेनेट में उन लोगों को टिकट नहीं दिए, उनको टिकट नहीं दिए जा रहे जो लोग आईन और कानून को जानते हैं, जो आईन और कानून के मामलात जानते हैं, जो को कानून साजी कराने में अपना रोल कर सकते हैं, जो माजी में असम्बलियों में रहे हैं, मुख्तलिफ वजारतों में रहे हैं, कानून साजी करते रहे हैं, बिल मंजूर कराते रहे हैं, उनको तो इन्होंने इसमें टिकट ही नहीं दी। अच्छा, इसी में अब ये तो इनका है कि इनके आपस में PTI के अंदर कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं या मामलात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की जो बात होगी, जो क़यादत की बात होती है, हरफ़ आखिर होती है। ये पाकिस्तान से भी नून के हवाले से जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह के हक़ में हैं, और मरियम नवाज़ साहबा ने जो है ना वो उसके मुकाबले में, बल्कि उनकी मुखालफत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुशाहिदुल्लाह साहब के को टिकट देने के मुखालिफ हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उसके मुकाबले लाना चाहते हैं। मरियम नवाज़ साहबा का वर्जन कुछ और है। तो ये जो टिकट की इस नौयत की तकसीम है और जो इंटरनल इख्तलाफात है, क्या ये कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं मुस्लिम? नहीं, मैं समझ लो ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ नाम तो दे सकते हैं, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला वही होगा जो मरियम नवाज़ साहबा का होगा। जो मरियम नवाज़ साहबा जिसको कहेंगी, देखें मैं आपको अर्ज़ करूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मियाँ शहबाज शरीफ का है, एक मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ का है। मरियम नवाज़ साहबा के बयानिए के साथ जो लोग खड़े रहे हैं उसमें मुशाहिदुल्लाह खान भी एक आदमी है जो डट के खड़ा रहा है, और हर किस्म के हालात का उसने मुकाबला किया, और हर किस्म की इशूज़ को उसने फेस किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह खान भी रहेंगे, और शहबाज शरीफ साहब अगर किसी की बात करते हैं तो वो करते रहेंगे, लेकिन अब फैसले वही होंगे जो मरियम नवाज़ करेगी। ठीक है, फैसले वही होंगे जो मरियम नवाज़ साहबा करेंगी। इसका भी जिक्र करते हैं। सिंध में आज जो कुछ होता रहा है, इंतखाबात भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात और उसमें टिकट्स के मामले का भी जिक्र कर रहे हैं, और आपको बताएं कि सिंध में आज अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख को भी गिरफ्तार किया गया है। PTI की रहनुमा है, हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज हुआ है। सिंध असम्बली और के हवाले से भी चूँकि नशिस्त PS 43 पर आज इंतखाब भी था सांगड़ का, उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा मोहतरमा पलवशा खान साहबा। बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से टिकट्स के मामले पर आज वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया कि
उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी है कि किसी अरबपति को टिकट दिया जाए जैसे कि माजी में रहा है। क्या कहती हैं आप इस पर, इस वक्त अगर टिकट्स पर नजर डाली जाए तो? देखिए, ये तो मजाक है, फिर अपनी जो इनकी जमात है उससे ज्यादा मजाक कर रहे हैं। बाकी तो फॉर्म इनकी ऐसी बातों की आती है, लेकिन आप खुद एक तफसीली जायजा लीजिए कि जिन लोगों को इन्होंने टिकट दी है उनमें कौन ऐसा आदमी है कि जो पीटीआई का एक आम वर्कर है, कौन ऐसा आदमी है जो इनकी आम सफ़ों से है। और ऐसा होता और ये बार लगाने वाले और उनकी बेगम की सहेलियाँ और जो सिंध में उन्होंने चुने हैं माशाल्लाह, वो तो बहुत गरीब कैंडिडेट्स हैं, फैसल वाडा और वो दूसरे जो अबड़ो साहब हैं। लिहाजा ये बातें अब कहना जो है मेरे ख्याल में अपनी मजाक उड़वाने वाली बात है, क्योंकि वो अगर रियलाइज करते कि उनकी पार्टी में ही बड़ी बगावत इसी बात पर हो गई है कि उन्होंने किसी आम आदमी को इस लायक नहीं समझा कि उसको कंसिडर भी किया जाए, उस पर गौर भी किया जाए। लिहाजा मैं समझती हूँ कि अब आप देखेंगे कि इसके नतीजे में जो एक यहाँ उठेगा इनकी पार्टी के अंदर तूफान, उसका आपको नजर आएगा इलेक्शन डे पे रिजल्ट। और मैं समझती हूँ कि ये खुद ही ये चाहते हैं शायद कि अपनी जो है बोझ हल्का करें और बाद में फिर पैसों और धांधली पर ये सब कहानी डालकर शायद ये अब नए इलेक्शंस की जानिब सोचने पर मजबूर हो गए। पलवशा खान, क्या ऐसा इम्कानात हैं वहाँ पर सिंध में, ख़ास तौर पर आप सिंध में इस वक्त मौजूद हैं, क्या सिंध में इम्कानात हैं कि ये जो पीटीआई के लोग हैं वो इधर उधर वोट दे दें? देखिए, इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट सख्त मकसूसी का शिकार हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ना पार्टी की तरफ से एक दिन एक आदमी को टिकट दी जाती है, दूसरे तरफ से ले ली जाती है। उनकी पार्टी ने, आपके सामने वो खतूत जरूर होंगे जो लिखे हैं, सिंध की पार्टी ने पंजाब में हर जगह जो इन्होंने अपने गवर्नर को और अपने रहनुमाओं के खिलाफ एक कलमे बगावत बुलंद किया है। और इसके अंदर इसकी वजह यही है कि सिर्फ उसको कंसिडर किया जा रहा है जो या इनके करीबी अजीज हो या इनकी जो आसपास वो जो ब्यूरोक्रेसी है ताकतवर किचन कैबिनेट, उसमें किसी तरह से आप देखें, अंदाजा कीजिए कि उनकी बेगम की सहेली भी कैंडिडेट हैं। पता नहीं उन्हें टिकट मिला है कि नहीं, लेकिन वो कैंडिडेट हैं। उनको भी सेंड करने के लिए मुआवनीन सामने आ रहे हैं। आप बताइए कि इनकी पार्टी में आम वर्ग जिन्होंने ये कहते हैं हम 22 साल जद्दोजहद करते रहे, तो 22 साल में क्या कोई इनके पास 22 नाम नहीं थे कि जिनको आम लोग जिन्हें वोट दिए जाए, टिकट दिए जाए और जिन्हें खुश होकर इनकी पार्टी टिकट दी? ये मुराद अली शाह साहब ने पलवशा खान बयान दिया है कि हमारे 9 से 10 सेनेटर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो क्या मफामत के शहंशाह आसफ अली जरदारी साहब ने कोई कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स लगा दिए? देखिए, हाउस ऑफ कार्ड्स तो मेरे ख्याल में ये अभी पीटीआई की हुकूमत है, बिल्कुल ताश के पत्तों का घर और रेत का महल है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आज तक वो टिकट्स अनाउंस नहीं कर सके। आज कल से स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा मैं बिल्कुल समझती हूँ कि यहाँ से और इस्लामाबाद से भी यूसुफ रजा गिलानी साहब, खैबर पख्तूनख्वा से भी हमारे जो कैंडिडेट हैं और पंजाब से भी इनको मेजर अपसेट की जो है वो तवक्को इसलिए है कि इनके लोग इस वक्त बिल्कुल मखमसे का शिकार है। जी, पीटीआई के लोग मखमसे का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। इसी के साथ ही टाकट 7 से एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।